नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अलग अलग सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट आए हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं कि जो मार्कशीट उनको मिली है उसमें बहुत सारे जो है वो चीज़ें हैं, किस तरह से वो अपनी मार्कशीट को समझें। SGPA और CGPA का फ़र्क भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए ये सवाल हमने ड्यू के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा के सामने रखा और उन्होंने कहा कि हम एक दिन ये सेशन मार्कशीट के ऊपर ही करेंगे और आज वो दिन आ गया है। स्वागत है प्रोफेसर अजय अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार और धन्यवाद मुनमुन जी। जो आज टॉपिक आपने चुना है, सच पूछिए ये टॉपिक इस तरह का है कि जैसे कोई टीचर अपनी क्लास में पढ़ाता है, पढ़ा दिया आपने, टीचरों ने पढ़ा दिया, टीचरों ने एवेलुएट भी कर दिया और उसके बाद उनको उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ब्रांच ने सर्टिफाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ मार्कशीट। लेकिन वो मार्कशीट को समझ नहीं पा रहे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे कई बार स्टूडेंट्स और टीचरों से भी आते हैं और कई तरह के इसके डायमेंशंस हैं। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले जो हमारा इस वक्त थर्ड ईयर का बैच है, जिसे हम CBCS LOCF कहते हैं, उसकी मार्कशीट से, और उसके बाद मैं NEP की आऊँगा और जो आपने क्वेश्चन पूछे कोशिश करूँगा कि वो मैं बच्चों को समझा पाऊँ। ये एक मार्कशीट है, क्योंकि हम नॉर्मली किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते, तो इसलिए इसको बुरा मत मानिएगा। हमने उसकी फ़ोटो और उसके बच्चे के नाम और पेरेंट्स के नाम को हाइड करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि ये मार्कशीट आपकी है, अर्थात आप जिस एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर से अपीयर हुए, क्या ये जो रोल नंबर आ रहा है ये आप ही का है कि नहीं, ये नाम आपका है कि नहीं, आपके पिता का नाम है कि नहीं और माता का नाम है कि नहीं। नाम के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा दो शब्द और भी कहना चाहूँगा। नाम का मतलब होता है कि जो आपने अपने 10th के सर्टिफिकेट में लिखा था नॉर्मल प्राय, वही नाम आपका आगे चलता है। अगर उस नाम में और इस नाम में स्पेलिंग या कोई त्रुटि है तो कृपया करके आप उसे पहले ठीक करा लीजिए। इसलिए कहा जाता है कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, आपका वही नाम होना चाहिए जो आपके 10th और 12th की मार्कशीट में है, अर्थात दोनों में सेम नाम होना चाहिए। अगर वहाँ पे भी कोई मिसमैच है, जिस बोर्ड से भी हैं या डिफरेंट बोर्ड से भी हैं, एश्योर करिए कि ये नाम आपका एक जैसा हो, क्योंकि बाद में आपको बहुत लीगल और सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के दो नाम हो नहीं सकते। तो इसलिए उसको एश्योर करिए कि वही नाम है। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि ये नाम वही होने चाहिए जो आपके इस सर्टिफिकेट से पहले बाकी सर्टिफिकेट्स पे है। जिस एग्जामिनेशन रोल नंबर पे आपने दिया है वो एग्जामिनेशन रोल नंबर आपका होना चाहिए, एक एनरोलमेंट नंबर, और ये जो यहाँ पे आपका नाम है, यहाँ पे आपका रोल नंबर है, यहाँ पे आपका फादर्स नेम है, यहाँ आपका मदर्स नेम है, और इसके आगे हिंदी में भी लिखा गया। जो हिंदी में लिखा गया है वो वही है जो आपने प्रोफाइल अपडेट करते हुए दिया था। अगर हिंदी में नाम में आपकी कोई कमी है, हिंदी में आपके नाम की कोई कमी है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश के नाम को अगर हिंदी में लिखें प्राय वो कई तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप उसको कैसे लिखा था। आप एश्योर करिए कि वही जो आपने प्रोफाइल में दिया था वही नाम है। ये फ़ोटो है जो हमने हाइड की है। फ़ोटो आप कोशिश करिए कि आप एक प्रॉपर फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करें। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप सेल्फी टाइप की फ़ोटोग्राफ या किसी ग्रुप फ़ोटोग्राफ में से कट पेस्ट की हुई फ़ोटो मत डालिए, प्रॉपर फ़ोटो डालिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट लाइफ लॉन्ग आपको यूज़ होगा। और उसके बाद में आपके इधर आपका पार्ट और सेमेस्टर, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो इसमें I होगा, फर्स्ट ईयर के हैं तो I और I, यानी कि रोमन में सेकंड सेमेस्टर होगा। उसके नीचे आपका एनरोलमेंट नंबर है और इसके नीचे आपके कॉलेज का नाम है। तो ये आपका सही होना चाहिए। लेकिन उससे ऊपर भी है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का है और इसमें जो एग्ज़ाम आप देते हैं
हमारे एग्ज़ाम 2 बार होते हैं सेमेस्टर सिस्टम में। हम उसको इवन ऑड नहीं बोलते, हम इसको स्प्रिंग या फॉल नहीं कहते, जो कि प्राय विदेशी संस्कृति में यूज़ होता है। हमारे यहाँ पे इसको एनडी यानी नवंबर दिसंबर का एग्ज़ाम कहते हैं या मई जून का कहते हैं। और नवंबर दिसंबर 23 में एग्ज़ाम हुआ था, और अब जो होने वाला है एग्ज़ाम वो मई जून 24 कहलाएगा, यानी कि मई जून 2024। ये उसका ऊपर है। अगर इसमें आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती है, नीचे मार्क्स में जाने से पहले इसको एश्योर कर लीजिए ये ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी इस चीज़ की गलत होने की बहुत कम रहती है, क्योंकि ये सब कंप्यूटराइज है। लेकिन फिर भी अगर कोई गलती अगर आपको पता लगती है तो आप इसको तुरंत से ठीक करा लीजिए। हम इसको ठीक कराने के लिए वर्ड यूज़ करें करेक्शन। चेंज की बात हम नहीं कर रहे। चेंज, नेम चेंज अलग प्रोसेस है और करेक्शन एक अलग प्रोसेस है। आने वाले टाइम में करेक्शन के लिए भी आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी। अभी ये फ्री है, तो इसलिए अश्योर करिए कि आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो इससे पहले आपने सीबीएसई या किसी बोर्ड के एग्ज़ाम लिए उसके बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब हम आते हैं इस मार्कशीट में। ये मार्कशीट जो मैंने ली है, ये ली है अप टू 6 सेमेस्टर, अर्थात बच्चा पूरा 3 साल के कोर्स 6 सेमेस्टर को पूरा करने के बाद वो अगर पास हो गया, फाइनल पास हो गया, तो उसके पास में एक नीचे वर्ड आएगा ग्रांट सीजीपीए, और आगे उसको एक नंबर है जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट का है, और उसके बाद में डिवीज़न आएगी। 2023 के बाद में डिवीज़न जो हम निकालते हैं ग्रांट सीजीपीए को 10 से गुना करते हैं, तो वो आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से डिवीज़न निकालते हैं। अगर ग्रांट सीजीपीए इंटू 10 60 या 60 से ज़्यादा है तो वो डिवीज़न 1 कहलाती है। अगर वो 50 से ऊपर और नेचुरली एनी नंबर बिटवीन 50 to 60 डिवीज़न सेकंड होगी, और उसके अलावा अगर वो पास है तो वो डिवीज़न थर्ड मानी जाएगी। और अगर आपकी यहाँ डिवीज़न नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई पेपर या एक से ज़्यादा पेपर आप पास नहीं कर सके। अब हम आते हैं इसके ऊपर अगर आप देखेंगे सीरियल नंबर है, उसके बाद यूपीसी है। यूपीसी हम वर्ड यूज़ करते हैं यूनिक पेपर कोड, ठीक है जी। एनईपी में अलग हैं और सीबीसीएस एलओसीएफ के अलग हैं। ये वही कोड हैं, ये वही टाइटल हैं जो आपने अपने क्लास में पढ़े थे और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरे थे और उसके बाद वो यहाँ प्रिंट हुए। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, ये चेक कर लीजिए जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं कि हमने सही पेपर चुने। कई बार नाम एक जैसे हो सकते हैं या आपसे कोई गलती हो सकती है, तो आप एश्योर करिए कि आप वही पेपर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म में चुने जिसको आपको पढ़ाया गया। और ये यूपीसी सब कॉलेजेस में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप उसको एक बार रिकन्फर्म कर सकते हैं। उसके बाद में पेपर का टाइटल है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम कहलाता है पीपीटी, यानी कि पेपर टाइप। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पुरानी स्कीम में जो पेपर होते थे उनको सबसे पहले हम कहते थे AECC। तो AECC जो है वो कहलाता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, जो कि CBCS LOCF में लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस और एनवायरनमेंट उसके अंदर आते थे। उसके बाद में आपका DSC डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, GE यानी कि जनरल इलेक्टिव कोर्सेज, जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज वो होते थे। और उसके बाद में लास्ट टाइप जो चौथा टाइप होता था वो होता था SCC, जिसको कहते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो ये टाइप ऑफ पेपर है जो नॉर्मली आपके टाइटल ऑफ पेपर के बाद में लिखा जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे सेमेस्टर। उसके बाद में सेमेस्टर,
तो नेचुरली अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का दिया है तो आपका वो सेमेस्टर 1 होगा। अगर हम CBCS की बात करें तो उसमें हम नॉर्मली 4 पेपर होते थे सेमेस्टर 1 में, तो 4 आपको रोज़ मिलेंगी। उस रोज़ में वो पेपर होंगे जो आपने पढ़े हैं और अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरे। उसके बाद में वर्ड आता है क्रेडिट। अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो वो कितने क्रेडिट का कोर्स था। अगर क्रेडिट को समझने की कोशिश करें तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए उसको एक हफ्ते में कितनी क्लासें मिलती हैं उस कोर्स को पढ़ने के लिए, थ्योरी के लिए, वो उतने क्रेडिट होते हैं। अगर वो 6 क्रेडिट का कोर्स था तो उसको 6 घंटे पढ़ाया जाएगा। और अगर उसमें प्रैक्टिकल भी हैं और रेशो है 6 की 4 जमा 2, तो 4 क्रेडिट के थ्योरी का मतलब उनकी 4 क्लासें थ्योरी की लगेंगी, 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल का मतलब है उनके 4 पीरियड प्रैक्टिकल के लगेंगे। तो ये भी हो सकता है कि आपका सिर्फ थ्योरी का पेपर हो या थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हो, और कुछ कुछ जगह पे प्रैक्टिकल फील्ड वर्क टाइप के पेपर भी होते हैं जो प्राय प्योर प्रैक्टिकल बेस होते हैं। तो CBCS LOCF में जो हमारा सिस्टम था, या तो हमारा क्रेडिट थे 6 या 4, तो वो जिस क्रेडिट का है वो एज़ पर सिलेबस अप्रूव्ड बाय एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो आपके क्रेडिट के कॉलम के नीचे आते हैं। उसके बाद में हम देखें तो ग्रेड ऑफ थ्योरी आया। अब ग्रेड क्या है, उसके बाद अगर आप इसको पढ़ें ग्रेड ऑफ प्रैक्टिकल क्या है, ठीक है जी। उसके बाद NTR क्या है, यानी कि थ्योरी में जो आपको ग्रेड मिला है और प्रैक्टिकल को ग्रेड मिला है उसको मिला के आपका फाइनल ग्रेड क्या है, ठीक है जी। और उसके बाद में ग्रेड जो है हमारे, आप अगर अपनी मार्कशीट देखेंगे उसमें हमने बताया हुआ है हमारे ग्रेड जो है वो शुरू होते हैं D से, जो कि अगर आप कोई पेपर पास करते हैं तो वो D हो सकता है। उसके बाद C, B, B+, A+ और O सबसे बड़ा ग्रेड है, जिस ग्रेड का ग्रेड पॉइंट जो है वो 10 होगा। इस तरह से A+ का 9 होगा, A का 8 होगा, B+ का 7 होगा और B का 6 होगा, C का 5, D का 4। और अगर आपके ग्रेड इनमें से कोई नहीं है तो फिर वो F होगा, यानी कि आप उस पेपर को फेल कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे उसके बाद आता है CRPT क्रेडिट पॉइंट। क्रेडिट पॉइंट जो होता है आपके ग्रेड पॉइंट को क्रेडिट से मल्टीप्लाई करा तो वो आपका ग्रेड पॉइंट बनता है। जैसे अगर आपको किसी पेपर में A+ मिला है तो यानी कि आपको क्रेडिट पॉइंट मिले 9, और अगर वो 6 क्रेडिट का पेपर था तो 6 × 9 अर्थात 54 आपके इस कॉलम में क्रेडिट पॉइंट में वो 54 हो जाएगा। अगर आपका ग्रेड A+ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसके पॉइंट 9 है और उस पेपर के क्रेडिट 4 थे तो 9 × 4 आपका 36 हो जाएगा। वो आपके लास्ट कॉलम है जिसको हम क्रेडिट पॉइंट कहते हैं। CRPT एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं। तो आपके हर सेमेस्टर के जितने क्रेडिट पॉइंट हैं उनको आप जोड़ दीजिए और उसको भाग कर दीजिए क्रेडिट, यानी कि अगर 6 क्रेडिट का था या 4 क्रेडिट का, जो कि आपकी कॉलम अंडर CRDT के अंडर आता है, या तो 4 क्रेडिट है या 6 क्रेडिट है। अगर आपके पेपर हैं 6 क्रेडिट के, हम CBCS पे बात कर रहे हैं, तो 3 पेपर हुए 6 क्रेडिट के, चौथा क्रेडिट हुआ 4 क्रेडिट का, तो 6 × 3 18 जमा में 4 यानी कि 22। तो जो आपका सम हुआ क्रेडिट पॉइंट का उससे आप 22 से भाग कर देंगे तो आपका SGPA निकला। SGPA का मतलब होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो आपका यहाँ पे दे रखा है। NEP में हम बताएंगे, उसका थोड़ा सा इसका फॉर्मेट सिर्फ भिन्न है, वर्किंग उसकी वही है।
तो आपको पता लग गया कि आपके हर पेपर में वो कितने क्रेडिट का है। क्रेडिट के लिए आप अपना जो अप्रूव्ड सिलेबस है उसको देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। CBCS LOCF में या तो वो 6 क्रेडिट का पेपर होगा या 4 क्रेडिट का होगा। आपके जो मार्क्स आए उनको हमने कन्वर्ट किया ग्रेड में, वो ग्रेड आपका O, A+A, B+B, C या D होगा। यानी कि आप अगर D तक आपका ग्रेड है तो आप पास हैं, अगर आप पास नहीं हैं तो वहाँ पे F आ जाएगा, और F का जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहूँगा कि ये मार्क्स नहीं है, ये ग्रेड्स हैं। हम ग्रेड्स के बारे में थोड़ी देर में फिर अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्रेड्स जो हैं वो सबसे बड़ा जो ग्रेड है O है और उसकी वैल्यू है 10, तो इसको 10 पॉइंट ग्रेड सिस्टम कहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्मली जो रिजल्ट देती है वो 10 पॉइंट ग्रेड सिस्टम पे देती है। और आप सेकंड सेमेस्टर में जब करते हैं तो वहाँ पे भी आपका SGPA आता है, लेकिन जब आप देखेंगे सेकंड सेमेस्टर अर्थात आपने पार्ट 1 फर्स्ट ईयर जिसको नॉर्मली कहा जाता है, हमारी भाषा में उसको पार्ट 1 कहते हैं, पार्ट 1 जिसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पूरा कर चुके हैं, तो आपका एक कॉलम और बन गया जो कि CGPA। CGPA इज़ अ क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि आप जिस फार्मूले से आपने SGPA निकाला था फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें आप सेकंड सेमेस्टर का भी जोड़ दीजिए और आपका CGPA निकल जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका हर पार्ट का हर सेमेस्टर में SGPA होता है, और जब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपका CGPA आ जाता है, वो आपको इस लास्ट कॉलम में दिखाई देगा। और जब आपके 3 साल का अगर कोर्स है तो 3 CGPA आएंगे, और उस 3 CGPA और 6 SGPA से आप अपना ग्रांट CGPA निकालते हैं। और ग्रांट CGPA तब दिया जाता है जब आपके सारे पेपर में या किसी भी पेपर में F नहीं है, अर्थात आपने सारे पेपर पास कर लिए हैं, तभी आपका ग्रांट CGPA आएगा जो नीचे दिया हुआ है। इसको आप आज के दिन में 2023 के बाद में जो भी रिजल्ट निकला है उसको फैक्टर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ग्रांट CGPA इंटू 10 विल गिव यू दी नंबर विच वुड बी अ नंबर ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 40 सर इसको ऊपर करिए। हाँ जी। तो आप ये देखेंगे, इससे हम डिवीज़न देते हैं। ये आप अगर अपनी मार्कशीट देखेंगे, इसके दूसरे हिस्से में हम ये सब चीज़ें लिखते भी हैं। तो आपको हमने कोशिश की बताए कि आपकी मार्कशीट का स्वरूप क्या होता है, इसके अंदर ग्रेड क्या है, क्रेडिट क्या है। क्रेडिट जो है वो हमारे जो सिलेबस होता है, सिलेबस में दिए हुए हैं। CBCS में तो या तो 6 क्रेडिट का पेपर होगा या 4 क्रेडिट का पेपर होगा, और आपके पेपर चेक होने के बाद आपको ग्रेड मिलते हैं। ग्रेड थ्योरी से भी आ सकते हैं, थ्योरी जमा प्रैक्टिकल से भी आ सकते हैं, या प्रैक्टिकल से अकेले भी आ सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि अब मार्कशीट में 2 कॉलम है जिसमें हम ग्रेड ऑफ थ्योरी, ग्रेड ऑफ प्रैक्टिकल कहते हैं, और एक फिर हम नेट ग्रेड कहते हैं, यानी इन दोनों को मिला के आपका कितना ग्रेड आया। और उसके बाद में ग्रेड पॉइंट अगर O है तो 10, और उस 10 को हम टोटल क्रेडिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वो 6 का है तो 60 बन जाएगा, अगर वो 4 का है, 4 क्रेडिट का पेपर है और आपके ग्रेड पॉइंट O आया है तो 40 आएगा। इस तरह से आप ये सारे नंबर मिलते हैं और इनको जोड़ के CGPA निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। और 2 सेमेस्टर को मिला के हमारा CGPA आता है, 6 सेमेस्टर को मिला के हम ग्रांट CGPA निकालते हैं। तो ये हमारी मार्कशीट है। अब मैं आपको ग्रेड के बारे में बताऊंगा। जो बच्चे बहुत पूछते हैं कि मेरे नंबर कितने हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम 2015 के बाद नंबर बताने बंद कर दिए, हम बच्चे को उसके ग्रेड देते हैं। ग्रेड कैसे आते हैं, उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नियम है, उस नियम को हम कहते हैं ऑर्डिनेंस 9। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है ऑर्डिनेंस 9। इसमें 9 जो होता है रोमन में लिखा जाता है, अर्थात पहले I और फिर X,
इसको 9 ऑर्डिनेंस 9 से अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको ऑर्डिनेंस 9 मिल जाएगा। वो बताएगा कि आपके ग्रेड कैसे बने हुए हैं। तो आपके पहले, लेकिन आप कह सकते हैं जी कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया उसमें तो मार्क्स लिखे हुए थे, मैक्सिमम मार्क्स 50, मैक्सिमम मार्क्स 75, 100 अलग अलग थे। तो आपकी जो क्वेश्चन पेपर आता है वो मार्क्स आते हैं, उसका एवेल्यूशन मार्क्स पे होता है, लेकिन उसको बाद में ग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। 10 पॉइंट ग्रेड स्टार्टिंग फ्रॉम डी टू ओ, एंड देन अगर आप पास नहीं करते तो वो एफ होता है। ये जो क्रेडिट पॉइंट होते हैं या आपके क्रेडिट होते हैं, वो आपके नंबर नहीं है। अगर आपको ओ मिला है तो आपको 10 नंबर नहीं मिले हैं, ठीक है जी। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बताऊं कि हमारे ग्रेड सिस्टम क्या है। देखिए, एक इसको समझाने से पहले मैं आपको 2 छोटे से एग्जांपल दूंगा, और अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहें तो आप रेगुलर के बच्चे अपने प्रचार्य से जाके ये समझ सकते हैं कि ऑर्डिनेंस 9 क्या है। वहाँ वो आपको समझा भी देंगे, और ये ग्रेड कैसे बनते हैं उनकी आपकी अगर कोई जिज्ञासा होगी तो मुझे लगता है कि कॉलेज के में आप उसको डिटेल में पूछ सकते हैं, और एसएल के भी स्टूडेंट और एनसीबीएफ के स्टूडेंट भी अपने इंस्टीट्यूशन में जाके क्लैरिटी ले सकते हैं। लेकिन मैं इस ग्रेड को समझाने से पहले आपको 2 सिचुएशन के बारे में डिस्कस करूंगा। एक क्लास में सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, 20 नंबर का पेपर आया, तो मैक्सिमम मार्क्स 20। एक के 15 नंबर हैं, एक के 10 हैं, एक के 5 है। तो अगर मैं इनका एवरेज बोलूं, यानी कि 3 बच्चों का एवरेज, यानी कि 15 जमा 10 जमा में 5 भाग में 3, तो ये एवरेज जो बनी 10 बनी। एक और सिचुएशन की बात करते हैं। एक बच्चे के एक पेपर में, या वही 3 बच्चे हैं, इनके दूसरे पेपर में वही 20 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स है, और उनके नंबर हैं 9, 10 और 11, उनकी भी एवरेज 10 है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप देखें कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो आए उस बच्चे के 15 आए, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 11 हैं। उसमें मिनिमम मार्क्स किसी भी क्लास में आप इसको 3 को 30 में, 60 में, और पूरी यूनिवर्सिटी के लिए आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने बड़ा सिंपल सा लिया ताकि आप ये मैथमेटिक्स का सिंपल मौखिक रूप से ये कर सकें। तो 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, एवरेज वही 10 है, लेकिन इनमें सब एक समान से लगे। 9, 10, 11 तो बराबर बराबर हैं, लेकिन 5, 10, 15 में तो बहुत फैलाव है। इसको स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, अर्थात मतलब कैसे आपकी चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब एवरेज वैल्यू वही है। अब मान लीजिए पेपर मुश्किल था, तो मैं तो भैया 11 नंबर लेके भी टॉप किया अपनी क्लास में। मान लीजिए 30 को 30 में बदल दीजिए, इस तरह से भी बदल दीजिए, और दूसरे ही पेपर मैंने 15 में टॉप किया। लेकिन अगर मेरे सिचुएशन ये है कि वहाँ पे मैंने 9 नंबर पे बहुत खुश हूँ, वह मैं 5 नंबर पे सबसे नीचे हूँ, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन को, सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया, जो कि ऑर्डिनेंस 9 में दे रखा है, कि हम जो ग्रेड है वो रिलेटिव देंगे, हम एब्सोल्यूट नहीं देंगे। अर्थात कोई बच्चा अपने एक पेपर में 500 बच्चे अपीयर होते हैं, और किसी भी बच्चे के 100 में से 90 नंबर नहीं आते हैं, तो उसको आउटस्टैंडिंग हुआ ही नहीं। तो ये तो नहीं हो सकता कि 500 में एक बच्चा जिसके बहुत मुश्किल पेपर था या सब्जेक्ट ऐसा था, तो यहाँ पे हम रिलेटिव रैंकिंग करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट रैंकिंग। तो कई बार बच्चों को ये लगता है कि ये हमारे मार्क्स हैं, ये ग्रेड्स हैं, और मार्क्स को ग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, तो हम इसको रिलेटिवली करते हैं, और रिलेटिवली करते हुए स्टूडेंट के एडवांटेज देखने के लिए हम इसको ऊपर नहीं बढ़ाते। मान लीजिए कि किसी क्लास में हर बच्चे के 95 हैं या 90 से यूपर ही हैं सारे, तो हमें लगेगा यार सारे आउटस्टैंडिंग है, हाँ सारे आउटस्टैंडिंग को हम आउटस्टैंडिंग रहने देंगे, हम सबको ओ दे देंगे। लेकिन हम अगर ये पाएँ कि यूनिवर्सिटी में इतने सारे बच्चों ने एक पेपर में अपीयर हुआ, उसमें कोई भी बच्चा
और इसके पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर मैंने जैसे बताया उसका तरीका ऑर्डिनेंस 9 में दे रखा है, और उसके लिए आप अपने कॉलेज से समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए वहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह का है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके 85 नंबर से ज़्यादा हो, तो वो तो आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो ये होता है रिलेटिव। 90 पे भी एक पेपर में ओ मिला, एक में 85 में भी मिल जाता है, लेकिन हम बढ़ाते नहीं। अगर सब बच्चों के नंबर जो है वो 90 से ऊपर है तो हम कहें नहीं जी इनके नीचे कर दीजिए, हम वो नहीं करते। हम रिलेटिवली स्टूडेंट के बेनिफिट देते हुए, और इसका जो प्रोसेस है वो स्टैटिस्टिक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक सबसे बड़ा आसान तरीका होता है, जिसको ये जो बच्चों के नंबरों का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके लिए हम सिग्मा, या जिसको सिंपल से भाषा में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की बात करते हैं, वहाँ से और एवरेज से निकाल के हम ये फार्मूला लगा के जो पूरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं जो अपीयर होते हैं और जिनके 0 मार्क्स नहीं होते, उनसे हम निकालते हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि हमारे ग्रेड रिलेटिव हैं, और इसमें एडवांटेज हम स्टूडेंट की फेवर में देते हैं, और इसमें जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर किसी वजह से सारे अच्छाई थोड़ी सी नीचे आ रही है तो हम उसको ग्रेड को नीचे भी ले आते हैं। तो ये तो हुए हमारे ग्रेड जो ऑर्डिनेंस 9 में आपको दे रखे हैं। अगर जो मिनिमम लेवल है, अगर आप उससे 1 नंबर भी कम है तो आप फेल हैं, आप उससे 10 नंबर कम हैं तो भी फेल हैं। तो ये नहीं है कि मैं सीडी में 1 कदम नीचे रह गया या 10 कदम नीचे रह गया। जो कट ऑफ आया उससे अगर आप नीचे हैं तो आप एफ है, और आपका वहाँ ग्रेड पॉइंट 0 होगा। और 0 से आप किसी भी क्रेडिट को, चाहे वो 4 क्रेडिट का पेपर हो 6 क्रेडिट का, 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो वो 0 ही आएगा। उसकी वजह से आपके SGPA कम आएगा। और अगर वो 0 है तो ये मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस पर्टिकुलर पेपर में आपका ग्रेड F आएगा, और आपको वो उस पर्टिकुलर सेमेस्टर की साइकिल में उसको दोबारा देना है। अर्थात अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में किसी पेपर में F प्राप्त करते हैं तो अगले साल थर्ड सेमेस्टर के साथ में अगर आप प्रमोट हो जाते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा जिसमें F है, और अगर वो पेपर सेकंड सेमेस्टर का है तो आपको वो मई जून के साइकिल में देना पड़ेगा, और 135 का है तो वो आपको नवंबर दिसंबर वाले साइकिल में देना पड़ेगा। तो ये तो बात क्लियर है कि हमें सारे पेपर क्लियर करने हैं, और क्लियर करने का मतलब है D से लेके O ग्रेड तक आपका कोई भी ग्रेड हो सकता है। तो अगर आप ये मार्कशीट को दोबारा देखें पीछे जाके, तो हमने लिखा ग्रेड TH, ग्रेड PR, नेट ग्रेड। अब कई बार बच्चे हमारे से पूछते हैं कि सर मैं दोनों में पास हूँ, मैं दोनों में पास हूँ, थ्योरी में भी पास हूँ और प्रैक्टिकल में पास हूँ, क्या मैं फेल हो सकता हूँ कंबाइंड में? हाँ जी, आप कंबाइंड में फेल हो सकते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है, थ्योरी में अलग से पास, प्रैक्टिकल में अलग से पास। जब हम ये ग्रेड बनाते हैं ये इंडिपेंडेंट बनाते हैं। जब हम थ्योरी लेते हैं तो थ्योरी को बनाते हैं, रिलेटिव है, प्रैक्टिकल के लिए तो प्रैक्टिकल। जब थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाते हैं तो उसको हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। ये इसको उसके आप एनालॉगस मान सकते हैं, उसके पैरेलल मान सकते हैं। मैंने एक एग्ज़ाम दिया जो 50 नंबर का था और मेरे उस एग्ज़ाम में 29.5 मार्क्स आए, 29.5। तो क्या मेरे को फर्स्ट क्लास मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। 0.5 को जब हम राउंडिंग करते हैं तो उसको पूरा माना जाता है, अर्थात 29.5 आउट ऑफ 50 वुड बी कंसीडर एज 30 आउट ऑफ 50, यानी कि 60% फर्स्ट क्लास बन गई मेरी। अब ये थ्योरी का था, मेरे प्रैक्टिकल में भी यही हुआ। मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कई डिफरेंट एग्जांपल लेके मैथमेटिकली इस चीज़ को समझ सकते हैं, या अपने कॉलेज में आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। मेरे प्रैक्टिकल में भी 29.5 हैं 50 में से, तो वहाँ भी 30 हो गए। 50 में से 30, 60% फर्स्ट क्लास हो गई। तो अगर ग्रेड दोनों के फर्स्ट क्लास हैं, कंबाइंड में तो फर्स्ट क्लास होना ही चाहिए, क्यों मैं नीचे आ गया? अरे बड़ी सिंपल सी बात है। अब आप जोड़िए 50 जमा 50 100, 29.5 एंड 29.5 वो बना 59, 60 है नहीं।
तो कई बार राउंडिंग का बेनिफिट होता है। ये अपने आप में मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि एरर कैसे प्रोपोगेट करते हैं, कैसे मिनिमाइज़ होता है, कैसे मैक्सिमाइज़ होती हैं चीज़ें। लेकिन ये सिंपल से एग्जांपल से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपका ग्रेड थ्योरी, ग्रेड प्रैक्टिकल या आगे वाले CBCS में और भी जो ग्रेड्स हैं वो इंडिविजुअली के बाद आप फेल भी हो सकते हैं और आपका ग्रेड उन दोनों ग्रेड से नीचे भी हो सकता है। जैसे हमने बोला कि 29.5 आपको वहाँ बेनिफिट मिल गया, 29.5 दूसरी जगह भी बेनिफिट मिल गया, लेकिन नेट में वो बेनिफिट नहीं मिला। और ये जो मैंने बताया कि ये प्रोसेस सिंपल सा ऐसा नहीं होता, दिस हैज़ वेरी स्टैटिस्टिकल सिस्टम जिसमें हम उसकी एवरेज देते हैं और थ्योरी में ज़्यादा बच्चे थे या प्रैक्टिकल में ज़्यादा बच्चे थे, ठीक है जी, और उन सब चीज़ों को मिला के वो कैलकुलेट होते हैं। तो अब हम आते हैं NEP के। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2022 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई उसको इम्प्लीमेंट किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम NEP UGCF 2022 कहते हैं, अर्थात अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क UGCF करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 कहते हैं, क्योंकि हमारा ये 2022 में ये शुरू हुआ। अगर आप देखेंगे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप में काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप कई तरह की कम्बिनेशन ले सकते हैं। और मैं तो हमेशा NEP को कहता हूँ, यू कैन डिज़ाइन योर ओन डिग्री, यू कैन मूव अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से पेपर चुन सकते हैं। अब NEP में हमारे जो पेपर है जो स्ट्रक्चर के हिसाब से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप 4 क्रेडिट एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, लेकिन उस पर अभी हम नहीं आते। हम आते हैं कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में NEP में एडमिशन लिया, उसमें अगर आप देखेंगे तो एज कंपल्सरी यू हैव टू क्लियर 7 पेपर। 7 पेपर में से पहला पेपर है AEC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जो NEP CBCS में उसको AECC कहा जाता था। उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि AECC में सिर्फ भारतीय मूल की भाषाएं हैं और आपका एनवायरनमेंट का पेपर है। उसके बाद में वैसे ही DSC है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, और उसके बाद में GE है। हमारे यहाँ जो BA प्रोग्राम होता है वहाँ पे G की जगह पे GEL होता है, जनरल इलेक्टिव लैंग्वेज। उसके बाद में हमारा एक पेपर होता है SEC सेक स्किल बेस्ड पेपर है, और उसके बाद WAC 7वां पेपर होता है जिसको हम वैल्यू एडिड कोर्स कहते हैं। जो अभी स्ट्रक्चर है उसमें जो 3 आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें सिर्फ, तो सेक, WAC और AEC जो 2 क्रेडिट के पेपर हैं। बाकी DSC, DSE यानी कि कोर, इलेक्टिव, GE या GE लैंग्वेज, ये सारे 4 क्रेडिट के पेपर हैं। वही क्रेडिट है जहाँ पे हम CBCS में 6 क्रेडिट और 4 क्रेडिट की बात करते थे, अब वो कन्वर्ट हो गए 4 और 2 क्रेडिट में, और आपके इसमें 3 पेपर निकले जो कि 2 क्रेडिट के हैं। और हर पेपर में प्रैक्टिकल हो सकता है, थ्योरी हो सकती है या सिर्फ थ्योरी हो सकती है। हमारा स्ट्रक्चर, इसको हम अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस के शुरू में जो टेबल दी हुई है उसमें वहाँ पे हम LTP कहते हैं। और शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है अपने आप में जिन्होंने LTP, जिसका मतलब होता है लेक्चर, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल, उसमें ट्यूटोरियल के भी क्रेडिट अलग से इवेलुएट करके आपकी मार्कशीट में दिए हैं। तो अगर आपका 2 क्रेडिट का पेपर है तो उसके अंदर ट्यूटोरियल नहीं होगा, पहला। दूसरा, अगर आपके 4 क्रेडिट के पेपर में प्रैक्टिकल है तो वहाँ ट्यूटोरियल नहीं होगा, और अगर उसमें ट्यूटोरियल है तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। 4 क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन LTP में
301 हो सकता है, यानी कि 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल, 3 क्रेडिट थ्योरी, और ट्यूटोरियल नेचुरली 0 होगा, इसलिए LTP को मैंने 301 का 202 भी हो सकता है, अर्थात 2 पीरियड थ्योरी के या 2 क्रेडिट थ्योरी के, ट्यूटोरियल 0 और प्रैक्टिकल 2, जहाँ प्रैक्टिकल है वहाँ, और आपका कुछ फील्ड वर्क में 004 यानी कि प्रैक्टिकल के 4 क्रेडिट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रैक्टिकल नहीं है तो 4 क्रेडिट का पेपर सिर्फ होगा 310, अर्थात 3 क्रेडिट की थ्योरी, 1 क्रेडिट का ट्यूटोरियल। अब वही चीज़ हमारी NEP की मार्कशीट में आपको दिखाई देगी। पहला सीरियल नंबर है, दूसरा पेपर कोड है, यूनिक पेपर कोड, उसके बाद टाइटल ऑफ पेपर। वापस कहूँगा, अगर आपने जो अपने एडमिट कार्ड में भरा था वही यहाँ पे आना चाहिए और वही आएगा। उसके बाद में PPT अर्थात पेपर का टाइप, और उसके बाद सेमेस्टर, उसके बाद क्रेडिट। NEP में टोटल क्रेडिट या तो 4 होंगे या 2 होंगे, अर्थात जहाँ पे AEC, SEC और WEC लिखा होगा उसके क्रेडिट होंगे 2 और बाकी में 4 क्रेडिट होंगे, यानी कि कोर, इलेक्टिव, GE में 4 क्रेडिट होंगे। उसके बाद में LTP जैसे आपके सिलेबस में लिखा है उसी के हिसाब से होगा। अगर आप देखेंगे कि L यानी कि थ्योरी में आपके कितने ग्रेड आए या प्रैक्टिकल पे कितने ग्रेड आए, अगर प्रैक्टिकल के अंडर कुछ आ रहा है तो ट्यूटोरियल में नहीं होगा। ट्यूटोरियल में तभी होगा जब उसके क्रेडिट हैं 4 और थ्योरी के क्रेडिट हैं 3। तो आपको LTP के ग्रेड मिलेंगे। जो ट्यूटोरियल के ग्रेड होते हैं वो कॉन्टीन्यूस असेसमेंट में होते हैं। तो कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि कॉन्टीन्यूस असेसमेंट क्या है। कॉन्टीन्यूस असेसमेंट का मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी क्लास में, ट्यूटोरियल की क्लास में, पूरी सेशन में कितनी कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ को समझ के डिफरेंट टाइप के मेथड ऑफ एवेल्यूएशन में कंट्रीब्यूट करते हो। अर्थात ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ, अगर मेरे 15 या 16 क्रेडिट बने, पीरियड बने, और मैं 1 दिन जाऊं, 2 दिन जाऊं और अपना प्रोजेक्ट दे दूं और अपनी प्रेजेंटेशन दे दूं, वो आपको कॉन्टीन्यूस असेसमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। कॉन्टीन्यूस असेसमेंट का पार्ट तभी बनेगा जब आप कॉन्टीन्यूसली जाएंगे और टीचर आपके कई पैरामीटर से आपको असेसमेंट करेगा। उसके जो ग्रेड आएंगे वो TU के अंडर आएंगे। प्रैक्टिकल आपके SEC, WEC, AEC जहाँ पे प्रैक्टिकल है वो भी कॉन्टीन्यूस असेसमेंट मोड में है। जो जिन बच्चों का एडमिशन 2000 जो अब एग्ज़ाम देंगे हमारा मई-जून 24 में, उनका जो SEC, WEC, AEC का प्रैक्टिकल अगर पेपर है तो वो कॉन्टीन्यूस असेसमेंट में होगा। और कोई बच्चा मई-जून 24 में एग्ज़ाम दे रहा है लेकिन उसका वो एग्ज़ाम मई-जून 23 का था, अर्थात सेकंड सेमेस्टर का पेपर में वो F आ गया था और उसको अब दे रहा है, तो उसका असेसमेंट वही तरीके से होगा जहाँ पिछले साल हुआ था। उनके लिए ये नया नियम लागू नहीं होगा। नया नियम लागू होगा कि 2024 मई-जून में अगर कोई एग्ज़ाम अंडर SEC, WEC, AEC आप पहली बार दे रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल कॉन्टीन्यूस असेसमेंट मोड में इवेल्युएट होगा, ना कि एंड टर्म एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आप आज 4th सेमेस्टर में SEC, WEC, AEC का कोई पेपर जिसमें आपके F था और आज आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का, तो वो उसी मोड में होगा जो पिछले साल था। तो वही टेबल है, आपके SGPA निकलेगा और उसके बाद में एक सेमेस्टर का SGPA निकलेगा और उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर का SGPA निकलेगा, उनके बेसिस पे CGPA निकलेगा। और अभी क्योंकि हमारा NEP का अभी सिर्फ 4th सेमेस्टर तक आया तो इसमें तो अभी ग्रांट CGPA वाली सिचुएशन नहीं आई, और जैसे ही ये आप फाइनल तक पहुंचेंगे तो ग्रांट CGPA निकलेगा और आपको 10 फैक्ट मल्टीप्लिकेशन बाय 10 आपकी डिवीज़न वहाँ से डिफाइन हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल बच्चों को क्लास पढ़ा दी मार्कशीट को लेके, उनके ग्रेडिंग सिस्टम को लेके। और
व्यूवर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये क्लास वैसे तो जो है वो मैंने भी अच्छे से समझी, लेकिन इसके बाद आपके कुछ प्रश्न हो तो आप उन प्रश्न को जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, वो फिर से हम पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, धन्यवाद।